नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दिल्ली पुलिस के 20 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के हम सभी प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, इंस्पायर मानक योजना भारत सरकार के किस विभाग द्वारा संचालित किया जाता है? ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। अगर बात करें इंस्पायर मानक योजना भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है, जिसे राष्ट्रीय नववर्तन प्रतिष्ठान भारत एनआईएफ के सहयोग से लागू किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चों में रचनात्मक और नवाचार को बढ़ावा देना है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ 8 से 10 प्रश्न जो है हर शिफ्ट में हर दिन रिपीट हो रहा है। अभी आप जब देखिएगा शिफ्ट में इतने क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं आपको पता चल जाएगा। अगर आप लोगों ने एनालिसिस का वीडियो देखा होगा तो देख लीजिए इसमें कितने ज़्यादा प्रश्न रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेटिंग फॉर द महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? आर.के. नारायण हो जाएगा। लगभग बात करें तो 20 प्रश्न जो स्टैटिक जीके का पूछा जा रहा है। आपके दिल्ली पुलिस प्लेलिस्ट में मैंने स्टैटिक जीके का वीडियो ऐड कर दिया है, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, आपका सारा प्रश्न स्टैटिक जीके कंप्लीट हो जाएगा। अगर बात करें वेटिंग फॉर द महात्मा पुस्तक के लेखक आर.के. नारायण है, जो भारत के प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक है। जबकि वेटिंग फॉर ए वीजा ये जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा है। दोनों पुस्तक के नाम मिलते जुलते हैं लेकिन लेखक अलग अलग है। अगर बात करें आर.के. नारायण की प्रमुख किताबों में मालगुडी डेज, द गाइड, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट और द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, ये सभी आर.के. नारायण द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। उनके प्रसिद्ध काल्पनिक शहर मालगुडी पर आधारित और मानवीय स्वभाव व भारतीय जीवन को दर्शाता है। उनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं में द इंग्लिश टीचर आर.के. नारायण द्वारा और द वेंडर ऑफ स्वीट्स ये भी आर.के. नारायण द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य प्रशासन में कंटक शोधन का शब्द का अर्थ क्या था? आपराधिक न्यायालय था। बात करें कंटक शोधन न्यायालय एक नए प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए गए थे, ताकि एक अत्यंत संगठित शासन तंत्र के विविध विषयों से संबद्ध निर्णय को कार्यान्वित किया जा सके। और वे एक प्रकार के विशेष न्यायालय थे जहां अभियोगों पर तुरंत विचार किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दल बदल कानून भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? सभी को पता है अनुसूची 10 में दल बदल का उल्लेख किया गया है। दल बदल का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुसूची 10 में है, जिसमें 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से जोड़ा गया और इसे दल बदल विरोधी कानून के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत सांसदों और विधायकों को दल बदलने के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है। अगर बात करें भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। प्रारंभ में 8 अनुसूची था, बाद में और जोड़ दिया गया। पहली अनुसूची जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम और उनके क्षेत्र से संबंधित है। दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते से संबंधित है। तीसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारी, मंत्रियों, सांसदों, न्यायाधीशों आदि के लिए शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप का उल्लेख किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन दिया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का प्रावधान है। सातवीं अनुसूची यानी संघ, केंद्र और राज्य समवर्ती सूची के रूप में शक्तियों का विभाजन का उल्लेख किया गया है। आठवीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषा असमिया, बंगाली, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू सभी को जो है मान्यता प्राप्त है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार और कुछ अन्य कानूनों की न्यायिक समीक्षा सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, जो पहले संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, जो 52वां संशोधन 1985 के माध्यम से जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्था से संबंधित है, जो शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारी का उल्लेख करता है और ये 73वें संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारी से संबंधित है, जिसे 74वें संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब भारतीय रिजर्व बैंक रेपो दर बढ़ाता है तो वाणिज्य बैंकों के उधार लेने की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? लागत बढ़ जाता है। बात करें आरबीआई रेपो दर क्या है? रेपो दर वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। इसे इसी तरह सोचे, अगर आरबीआई बैंकों से उधार लेने की दर बढ़ाता है तो बैंक भी आपको उधार देने की दर बढ़ा देगा। अगर आरबीआई रेपो रेट में कटौती करता है तो बैंक आपके लोन पर ब्याज दरें भी कम कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अमेरिकी लेखक ने सन 2000 में अपनी पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता है? झुम्पा लाहिरी ने जीता, और ये कल ही की शिफ्ट में मैंने ये कराया हुआ क्वेश्चन है। बात कर, झुम्पा लाहिरी ने कई प्रसिद्ध किताबें लिखा जिनमें उनके पुलित्जर पुरस्कार विजेता लघु कहानी संग्रह इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज, उपन्यास को द नेमसेक और द लो लैंड तथा लघु कथा संग्रह अनएकस्टम्ड अर्थ शामिल है। उन्होंने इटालियन में भी लिखा है, जैसे इन अदर वर्ड्स, इन एटायर पैरोल और वेयर अबाउट्स भी है, और हाल ही में रोमन स्टोरीज भी लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मार्च 2025 में सागरमाला परियोजना के तहत कौन सी फ्लैगशिप पहल शुरू किया गया और यह किस मंत्रालय के द्वारा संचालित है? सागरमाला स्टार्टअप इनोवेशन पहल पतन पोत और परिवहन जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल वंश का अंतिम सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? सभी को पता है, औरंगजेब हो जाएगा। अगर बात करें मुगल वंश का अंतिम शासक पूछा जाए तो बहादुर शाह जफर हो जाएगा। लेकिन अगर शक्तिशाली की बात करें तो औरंगजेब अंतिम महान और सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है, जिनके बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ था। औरंगजेब का कार्यकाल 1658 से 1707 ने साम्राज्य को अपने चरम पर पहुंचाया, जबकि बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 तक था। सिर्फ नाम मात्र के शासक थे और 1857 के विद्रोह के बाद निर्वासित कर दिए। कहाँ निर्वासित? रंगून कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो म्यांमार में है, वर्ष 2023 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए किसे मिला है? संजीव को मिला, और ये कल ही के शिफ्ट में मैंने ये कराया हुआ है क्वेश्चन, और ये आज ही रिपीट हुआ है। अगर बात करें वर्ष 2023 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया गया, जिसमें हिंदी के लिए उपन्यास संजीव को उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए, और अंग्रेजी के लिए नीलम शरण गौर को उनके उपन्यास रेक्विम इन रागा जानकी के लिए सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियाई खेल में भारत के किस एथलीट ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता? और ये कल ही मैंने कराया हुआ है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट में कराया हुआ है, सचिन नग ने जीता है। अगर बात करें एशियाई खेल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक सचिन नग ने जीता। 1951 में पहले एशियाई खेल नई दिल्ली में पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी स्पर्धा जीतकर हासिल किया, जिसमें भारत के एशियाई खेल में स्वर्ण पदकों का खाता खोला, और यह भारतीय खेल इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू किया गया? और यह मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में कल जो कराया हुआ था 1951 हो जाएगा, और मैंने पंचवर्षीय योजना का डिटेल वीडियो दिया हुआ है आपके दिल्ली पुलिस प्लेलिस्ट में मैंने ऐड किया हुआ, जाकर देख लीजिएगा। अगर बात करें भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 था, जो हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित था, और जिसका मुख्य लक्ष्य कृषि और प्राथमिक क्षेत्र का विकास करना था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में शुरू हुआ था, जिसमें उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे, और इसने देश के आर्थिक नियोजन का नींव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव द्वारा किस श्रेणी के उद्योग को विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया? अनुसूची ए को रखा गया। अगर बात करें 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव द्वारा अनुसूची ए के तहत 17 उद्योग को विशेषकर रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया, जिसमें रक्षा, परमाणु ऊर्जा, रेलवे और लोहा व इस्पात जैसे रणनीतिक क्षेत्र शामिल थे, ताकि अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर राज्य का नियंत्रण हो। अगर बात करें अनुसूची बी में, इसमें 12 उद्योग थे जहां राज्य प्रमुख भूमिका निभाता है, लेकिन निजी क्षेत्र पूरक के रूप में काम कर सकता है, जैसे उर्वरक, सड़क परिवहन। अनुसूची सी में इसमें बाकी सभी उद्योग थे जो निजी क्षेत्र के लिए खुले थे, लेकिन सरकारी लाइसेंसिंग और विनियमन के अधीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लद्दाख में 2025 में तीसरे उपराज्यपाल कौन बने हैं? कविंदर गुप्ता बने।
बात करें कविंदर गुप्ता का जन्म 2 दिसंबर 1959 को एक भारतीय राजनीतिज्ञ में हुआ है जो 2025 से लद्दाख के वर्तमान और तीसरे उपराज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वह जम्मू कश्मीर के राज्य के अंतिम मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा वह जम्मू कश्मीर के विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब चलिए जितने भी राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री हैं वो सभी फटाफट कंप्लीट करा देते हैं, क्योंकि लगातार जो हर शिफ्ट में राज्यपाल से प्रश्न पूछा जा रहा है। सभी राज्यों के फटाफट हम आपको राज्यपाल दिखा देते हैं। बाकी जितना भी राजधानी हो गया या निर्माण गठन हो गया ये सभी आप डेट याद कर लीजिएगा। आगे के रूप में हो सकता है पूछा जाए, लेकिन अभी जो है राज्यपाल और मुख्यमंत्री ज़्यादा पूछा जा रहा है, इसलिए पहले हम राज्यपाल करा देते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री करा देंगे। तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? KT पटनायक है। त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? इंद्रसेन रेड्डी नल्लू है। नागालैंड के राज्यपाल कौन है? अजय कुमार भल्ला है, इनको अति प्रभार भी मिला हुआ है। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला है। मिजोरम के राज्यपाल VK सिंह है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है। मेघालय के राज्यपाल CH विजय शंकर है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर है। बात करें हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल है। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष है, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, ये भी पूछा गया है। बिहार के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है, 42वें नंबर के। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CB आनंद बोस है। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभपति है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल बंगू भाई छगन भाई पटेल है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रेमन डेका है। राजस्थान के कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागरे, और यह भी पूछा गया प्रश्न है। गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत है। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत, इनको अति प्रभार मिला हुआ है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। गोवा के राज्यपाल पुष्पापति अशोक गजपति राजू, और ये भी कल ही पूछा गया है। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर है। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल S अब्दुल नजीर है। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा है। जम्मू कश्मीर के कौन है? उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? कविंदर गुप्ता है, जो आज ही और इसी से पे पूछा गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना है। पुडुचेरी के कौन है? K कैलाश नाथन उपराज्यपाल है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी है। चंडीगढ़ और दादर नगर हवेली के कौन है? इस गुलाब चंद कटारिया है। इसके अलावा दादर नगर हवेली दमन द्वीप के कौन है? प्रफुल्ल पटेल है। और लक्षद्वीप का भी प्रफुल्ल पटेल, ये भी कल पूछा गया प्रश्न है। अब चलिए सभी मुख्यमंत्री देख लेते हैं। तो बात करें अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मनिक साहा है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है। मिजोरम की बात करें तो लाल दुमोहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं। लद्दाख के तो नहीं है, दिल्ली की बात करें तो रेखा गुप्ता है। इसके अलावा पुडुचेरी की बात करें मुख्यमंत्री N रंगास्वामी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को सहायता अनुदान दिया जाता है? अनुच्छेद 275 के तहत दिया जाता है।
बात करें केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को सहायता अनुदान मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 275 फर्स्ट के तहत दिया जाता है, जो कुछ राज्यों को विकासात्मक उद्देश्य खासकर अनुसूचित जनजाति के कल्याण और प्रशासन के स्तर को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है और यह अनुदान भारत की संचित निधि पर आधारित होता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 282 के तहत भी केंद्र और राज्य के किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान दे सकते हैं। हालांकि यह एक विवेकाधीन प्रावधान है जो सांविधिक दायित्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष कितने दिन के लिए रोजगार दिया जाता है? 100 दिन के लिए रोजगार दिया जाता है। बात करें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा भारत का एकमात्र श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की अकुशल शारीरिक श्रम के लिए गारंटीकृत रोजगार प्रदान करके उनकी आजीविका सुरक्षा बढ़ाना है। यह योजना 2005 में नरेगा के रूप में शुरू हुआ और बाद में इसका नाम बदल कर जिसका लक्ष्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा बनाना और सामाजिक समानता को बढ़ावा देना है। साथ ही काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता भी सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कबड्डी के मैदान में लॉबी एरिया की चौड़ाई कितना होता है? 1 मीटर का होता है। अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट में, तो कबड्डी में हर टीम में जो है 7 खिलाड़ी होते हैं और कुछ जो है सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी होते हैं। कोर्ट के बीच के लाइन 2 हिस्सों में बांटा जाता है, बोनस लाइन और इसे ब्लॉक लाइन भी कहा जाता है। अवधि की बात करें तो पुरुषों के लिए 20-20 मिनट के 2 हाफ होते हैं और महिलाओं के लिए 15-15 मिनट के 2 हाफ होते हैं और 5 मिनट का ब्रेक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन की सिफारिश किया था? सरकारीय आयोग ने इसकी सिफारिश किया था। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश सरकारीय आयोग ने किया था, जिसने केंद्र राज्य संबंध को समीक्षा के लिए 1988 में काम किया था। इसी की सिफारिश के आधार पर 28 मई 1990 को राष्ट्रपति के आदेश से इस परिषद की स्थापना किया गया, ताकि केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग स्थापित किया जा सके। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और जांच के लिए कई प्रमुख समिति और आयोग बनाए गए, जिसमें सरकारीय आयोग जो केंद्र राज्य संबंध को बताता है, हिल्टन यंग आयोग आरबीआई स्थापना से संबंधित है, शिवरमन समिति नाबार्ड की स्थापना से संबंधित है, फजल अली आयोग भाषाई पुनर्गठन से संबंधित है और राज्य के पुनर्गठन से संबंधित समितियां जो वित्तीय, प्रशासनिक, न्यायिक और संवैधानिक मुद्दों पर महत्वपूर्ण सिफारिशें देता है, जैसे वित्तीय समावेशन, नचिकेत मोर, कर सुधार राज्य चलैया समिति और कृषि पर स्वामीनाथन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, 2025 में रकाबगंज गुरुद्वारा का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किस देश के प्रधानमंत्री ने किया था? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने किया था। इसका नाम क्रिस्टोफर लक्सन हो जाएगा, जो कल ही के मैंने जो शिफ्ट में कराया हुआ है। अगर आप लोग नहीं देखे तो देख लीजिएगा एक बार, आपको पता चल जाएगा कितने ज़्यादा जो है प्रश्न रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुराधा शर्मा पुजारी ने किस वर्ष अपने उपन्यास यात एकन अरण्य के लिए असमिया भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है? 2021 में जीता है। बात करें अनुराधा शर्मा पुजारी ने अपने उपन्यास यात एकन अरण्य असील के लिए 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता, जो असमिया भाषा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें दिया गया था। यह पुरस्कार उन्हें 2021 में साहित्य के लिए मिला था, जिसका घोषणा दिसंबर 2021 में किया गया और यह असमिया साहित्य में उनके महत्वपूर्ण कार्य के लिए था, जिसमें उन्होंने सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय मुद्दों को दर्शाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1991 के नरसिम्हा समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? बैंकिंग क्षेत्र में सुधार करना था। 1991 के नरसिम्हा समिति का मुख्य कार्य भारतीय बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधार की सिफारिश करना था, ताकि 1991 के आर्थिक संकट के बाद बैंकिंग प्रणाली को अधिक कुशल, प्रतिस्पर्धी और मजबूत बनाया जा सके, जिसमें सरकारी हस्तक्षेप कम करना और बैंकों को स्वायत्ता देना शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 जनवरी 2024 को किस देश के ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया? जनवरी 2024 में मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया, जबकि अर्जेंटीना ने शामिल होने से इनकार कर दिया और सऊदी अरब ने अपनी सदस्यता बाद के लिए स्थगित कर दिया। इस विस्तार के बाद अब ब्रिक्स में 5 से बढ़कर 9 देशों का संगठन बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किस पूर्व प्रधानमंत्री की मृत्यु मृत्यु जो हाल ही में हुआ, जो दिसंबर 2024 से लेकर के जनवरी 2025 तक राष्ट्रीय शोक चला था। सभी को पता है डॉक्टर मनमोहन सिंह की मृत्यु हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह का मृत्यु जन्म जो है 1932 में और 2024 में मृत्यु हो गया। ये एक भारतीय अर्थशास्त्री, शिक्षाविद और राजनेता थे जिन्होंने 2004 से 2014 तक भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वे आर्थिक उदारीकरण के वास्तुकार माने जाते हैं जिन्होंने 1991 में वित्त मंत्री के रूप में भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दिया और बाद में 2 बार प्रधानमंत्री बनकर देश की सेवा की। अपनी विनम्रता और दूरदर्शिता के लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानकडिंग आउट कब वैध माना जाता है? ये क्रिकेट से संबंधित है। जब गेंदबाज गेंद फेंकने की अपनी प्रक्रिया के दौरान नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज को क्रीज से पहले ही बाहर निकलने पर उसे रन आउट कर देता है। यह कानून जो है एमसीसी लॉ 41.16 के तहत है और इसे वीनू माकंड के नाम पर रखा गया। हालांकि यह खेल की भावना के खिलाफ माना जाता था, लेकिन अब यह एक वैध तरीका है जिसे गेंदबाज नॉन स्ट्राइकर को आउट कर सकता है, बशर्ते अपील किया जाए और अंपायर जो है संतुष्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब किया गया था? 1951 नई दिल्ली में किया गया। तो ये हर शिफ्ट में लगातार पूछा जा रहा है। अगर बात करें पहले एशियाई खेल 1951 नई दिल्ली में, भारत का प्रदर्शन शानदार रहा जब उसने मेजबानी करते हुए कुल 51 पदक, 15 गोल्ड मेडल, 16 सिल्वर और 20 कांस्य जीतकर जापान के बाद दूसरा स्थान हासिल किया। तैराक सचिन नाग ने 100 मीटर फ्री स्टाइल में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता और फुटबॉल टीम ने भी स्वर्ण पदक जीता, जबकि एथलेटिक्स में भारत का यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1947 और 1990 के बीच भारत के व्यापार नीति की मुख्य विशेषता क्या था? आयात प्रतिस्थापन और घरेलू उद्योगों का संरक्षण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2019 में सेलेस्टियल बॉडीज पुस्तक के किस लेखक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला? जोखा अलहरित को मिला। अगर बात करें 2019 में जोखा अलहारती को उनकी पुस्तक सेलेस्टियल बॉडीज के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था। यह पुरस्कार उनकी लेखिका के रूप में उनकी पुस्तक के अंग्रेजी अनुवादक के साथ संयुक्त रूप से दिया गया। तो इसे पुरस्कार को जीतने वाली वह पहली अरबी लेखिका बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर का आधारशिला किसने रखा है? नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी आधारशिला रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैरालंपिक्स गेम से पहली बार भारतीय महिला गोल्ड मेडल किसने जीता? अवनी लेखरा ने जीता। पैरालंपिक खेल में पहली भारतीय महिला गोल्ड मेडलिस्ट अवनी लेखरा, जिन्होंने निशानेबाजी में यह उपलब्धि हासिल किया। उन्होंने टोक्यो 2020 पैरालंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग H1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और पैरालंपिक इतिहास में 2 स्वर्ण पदक यानी पेरिस 2024 में भी जीतने वाली वह पहली भारतीय महिला भी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मिशन अमृत सरोवर के तहत देश भर में कुल कितने सरोवर का निर्माण या कायाकल्प करना है? 50,000 सरोवर का करना है। मिशन अमृत सरोवर का लक्ष्य देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर यानी तालाब का निर्माण या कायाकल्प करना था, जिसमें देश भर में कुल 50,000 सरोवर का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन मार्च 2025 तक 68,000 से अधिक अमृत सरोवर पूरे हो चुके हैं और यह कार्य अभी भी चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विदेशी मुद्रा अधिनियम फेरा का स्थान किस अधिनियम ने लिया है? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 यानी फेमा ने लिया है। विदेशी मुद्रा अधिनियम फेरा का स्थान विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा ने लिया, जिसे 1999 में पारित किया गया और यह 1 जून 2000 से लागू हुआ, जिसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा के सख्त नियंत्रण से हटकर उसके उदार प्रबंधन और विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना था और यह फेरा के प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण के बजाय अधिक उदारीकरण को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कालबेलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। कालबेलिया नृत्य शैली राजस्थान की एक प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली जिसे सपेरा नृत्य के नाम से जाना जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से इसी नाम की कालबेलिया जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। अब चलिए जितने भी लोक नृत्य है वो सभी हम देख लेते हैं, क्योंकि हर शिफ्ट में एक प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है। यहाँ पर बात करें कुछ अन्य राज्यों के सभी लोक नृत्य जान लीजिए जो आगे के शिफ्टों में जरूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले पंजाब में बात करें तो भांगड़ा, गिद्धा, धमाल, डफ ये सभी पंजाब का लोक नृत्य है।
राजस्थान में बात करते हैं घूमर, गणगौर, कालबेलिया, तेरह ताली, चारी नृत्य, ये सभी राजस्थान का लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश में बात करें तो नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, चरकूला, ये सभी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। केरल की बात करें तो कथकली, मोहिनीअट्टम, ये शास्त्रीय नृत्य जो है केरल का है। ओडिशा की बात करें तो छऊ, सवारी, घुमुरा, पैका और कर्मा डांस, ये सभी ओडिशा का लोक नृत्य है। झारखंड की बात करें तो पाइका, छऊ, कर्मा, मुंडा, संथाल, फगुआ, ये सभी झारखंड का लोक नृत्य है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो लाठी, गंभीरा, जातरा, बाउल, छऊ, ये सभी पश्चिम बंगाल का है। तमिलनाडु की बात करें तो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है। कुम्मी, कोलट्टम, कवारियट्टम, ये सभी तमिलनाडु का लोक नृत्य है। हरियाणा की बात करें धमाल, मंजीरा, खेरा, झूमर, लूड़, ये हरियाणा का लोक नृत्य हो जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो जवारा, मटकी, ग्रीडा और तेरह ताली हो जाएगा। बिहार की बात करें तो जट जटिन, कर्मा, झूमर, पाइका, झारखंड से जुड़ा हुआ, इस कारण पाइका बिहार में भी कभी कभी आता है, लेकिन पाइका आपको हमेशा झारखंड ही लगाना है। असम की बात करें तो शास्त्रीय नृत्य है। बिहू, भोरताल, ये सभी असम का लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केरल के प्रसिद्ध लोक कला पुल्लीकट्टी में कलाकार अपने शरीर पर किस जानवर का चित्र अंकित करता है? बाघ का अंकित करता है। अगर बात करें केरल की लोक कला पुल्लीकली बाघ नृत्य में कलाकार अपने शरीर पर बाघ यानी टाइगर का चित्र बनाते हैं, जिसमें वे खुद को बाघ और शिकारी के रूप में चित्रित करते हैं और ओणम त्योहार के दौरान इस कला का प्रदर्शन करते हैं, जिसमें वे पारंपरिक वाद्य यंत्रों के धुन पर नृत्य करते हैं। अगर बात करें प्रमुख चित्रकला शैली और उनसे संबंधित राज्य में, जान लीजिए जो आगे के सीटों में जरूर पूछा जाएगा, तो मधुबनी बिहार में मिथिला पेंटिंग कहलाता है, जिसमें हिंदू देवी देवताओं और शुभ अवसरों को दर्शाया जाता है। मछली, पेड़ पौधे और ज्यामितीय पैटर्न प्रमुख होता है। वारली चित्रकला यह महाराष्ट्र का है। प्रकृति और जनजातीय जीवन, खेती, नृत्य, शिकार पर आधारित सफेद चावल के पेस्ट से ज्यामितीय आकृति में बनता है। पिछवाई जी कला जो है यह राजस्थान का है। श्रीनाथ जी यानी भगवान कृष्ण की छवि के पीछे कपड़े पर बनाया जाता है, जो पीछे से लटकने का अर्थ है। पट्टचित्र शैली जो ओडिशा का है। कपड़े पर बनी चित्रकला जिसमें चमकीले रंगों लाल, पीला, नीला का प्रयोग होता है और यह जगन्नाथ पंथ से जुड़ा हुआ है। चेरियल स्क्रॉल चित्रकला तेलंगाना का है। कॉमिक बुक की तरह स्क्रॉल पर बनाया जाए, जिसमें हिंदू महाकाव्य और लोक कथाओं का वर्णन होता है। गोंड शैली जो मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातीय कला है, जो प्रकृति और जानवरों को दर्शाता है। पहाड़ी पेंटिंग हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में प्रचलित है। पहाड़ी क्षेत्रों में विकसित हुआ, जिसमें लघु चित्रों को सुंदर मिश्रण है, जैसे बसोहली और कांगड़ा शैली हो जाएगा। इसके अलावा कलमकारी की बात करें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लोकप्रिय है। कपड़े पर किए जाने वाला चित्रकला जिसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। मंजूषा शैली बिहार का है। भागलपुर क्षेत्र के एक लोक कला जो अंग के क्षेत्र के लोक कथाओं पर आधारित है। कोल्लम रंगोली ये तमिलनाडु या पूरे भारत में भी बनाए जाते हैं। त्योहारों और समारोह में फर्श बनाए जाने वाला पारंपरिक लोक कला और कर्नाटक में रंगवली और केरल में कलमा जट्टू के रूप में लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितना पदक जीता था? 107 पदक जीता था। अगर बात करें एशियाई खेल 2023 होंगझाऊ चाइना में आयोजित किया गया था और ये मैंने कल ही के शिफ्ट में कराया हुआ है। भारत का प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा, जहां देश ने कुल 107 पदक जीता, 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक, 41 कांस्य पदक जीता, जो किसी एशियाई खेल में भारत का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन था, जिसमें वह पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। निशानेबाजी और एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा का भाला फेंक और महिला कबड्डी, पुरुष क्रिकेट, बैडमिंटन में चिराग सतविकाई की जोड़ी में शानदार प्रदर्शन किया और पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए कई कोटा स्थान भी हासिल किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2025 में भारतीय संसद के दोनों सदनों को संबोधित किसने किया था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे संबोधित किया था। 1990 में ऑकलैंड और न्यूजीलैंड में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने कुल कितना पदक जीता था? 32 पदक जीता था। बात करें 1990 के ऑकलैंड राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने कुल 32 पदक जीता, जिसमें 13 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक, 11 कांस्य पदक शामिल था। यह भारत का उस समय तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था और भारत पहली बार शीर्ष 5 में रहा, जिसमें अधिकांश पदक भारोत्तोलन और निशानेबाजी से आया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत किसी स्थिति में कोई अपराध को संगठित माना जाएगा। बात करें संगठित अपराध जो कि मुख्य शर्त धारा 111 हो जाएगा। निरंतर अवैध गतिविधि, यानी यह ऐसी गतिविधि है जो कानून द्वारा निषिद्ध है और 3 साल या उससे अधिक की कैद वाली हो सकता है। आपराधिक सिंडिकेट, यह गतिविधि किसी व्यक्ति या समूह द्वारा एक संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्यों के रूप में या उसके लिए किए जाने चाहिए। पिछला इतिहास, पिछले 10 वर्षों में एक से अधिक चार्जशीट दाखिल हुआ हो और अदालत ने उसका संज्ञान लिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1991 के आर्थिक सुधार का प्रमुख लक्ष्य क्या था, और ये मैंने कल शिफ्ट में कराया हुआ, जाकर देख लीजिएगा। देख सकते हैं कितने ज़्यादा प्रश्न रिपीट हो रहा है। अर्थव्यवस्था को वैश्विक और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनाना इसका प्रमुख लक्ष्य था। 1991 के आर्थिक सुधारों का प्रमुख लक्ष्य भारत की अर्थव्यवस्था को लाइसेंस राज और सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी एलपीजी के माध्यम से एक वैश्विक प्रतिस्पर्धी और बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था बनाना था, जिससे विकास दर बढ़े, गरीबी कम हो, विदेशी निवेश आकर्षित हो और भुगतान संतुलन की समस्या हल हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, अनाईमुडी हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो केरल राज्य के इडुक्की जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, जिसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है और यह पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी भी है। बात करें गोंडवी नोस्टिन, जिसे केटू कहा जाता है, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है और यह पाक अधिकृत कश्मीर, यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और भारत में सबसे ऊंची माना जाता है। हालांकि यह वर्तमान में विवादित क्षेत्र में है। कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है, यह सिक्किम में है, यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है यदि केटू को शामिल न करें और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी, इसकी ऊंचाई 7816 मीटर है और उत्तराखंड में है, यह उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। कामेत की ऊंचाई 7756 मीटर है, ये उत्तराखंड में है, यह भारत की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। साल्टोरो कांगड़ी, ये इसकी ऊंचाई 7742 मीटर है और यह सियाचिन ग्लेशियर के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नृत्य शैली में ढोल का प्रयोग आवश्यक वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है, भांगड़ा में किया जाता है और भांगड़ा कहाँ का है, पंजाब का ये लोकप्रिय नृत्य है। पंजाब का प्रमुख लोक नृत्य में भांगड़ा पुरुषों द्वारा और गिद्धा महिलाओं के द्वारा सबसे प्रसिद्ध है, जो फसल कटाई, बैसाखी और अन्य उत्सवों पर किए जाते हैं। इसके अलावा झूमर, किकली, सम्मी, लुड्डी, जागो, धमाल भी लोकप्रिय है, जो खुशी, जीत पर और सामाजिक आयोजनों का जश्न मनाते हैं। तो ये जितने भी प्रश्न सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारा वीडियो ऐड कर दिया हुआ है, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा, आपको आने वाले एग्जाम में बहुत फायदा करने वाला है, इसलिए जाकर सारे वीडियो को जरूर देख लीजिए। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर स्कैनर दिख रहा है, स्कैन कर लीजिए और यहाँ पर जो आपको टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना है तो कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जाके परचेज कर लीजिए, जिसमें आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 900+ एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। साथ में अभी दिल्ली पुलिस का मॉक का एनालिसिस वाला भी मॉक मिल जाएगा, उसको जाकर लगा सकते हैं। जाइए परचेज कर लीजिए, कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, इसलिए जाके ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको सभी एग्जाम का पीडीएफ मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।